हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम लोग बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की कि मूल कर्तव्य नैतिक संदेश मात्र है। कल की क्लास देखो आप। मूल कर्तव्य नैतिक संदेश मात्र है। हमेशा ध्यान दो, इस बात को परीक्षण करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को, मूल कर्तव्य नैतिक संदेश मात्र है। यदि प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मूल कर्तव्य की बात करेंगे और ये बात करेंगे संविधान के भाग 4 क में शामिल। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम दूसरी चीज हम ये बात करेंगे अनुच्छेद 51 के ए में प्रावधान। फिर उसके बाद करेंगे मूल कर्तव्य क्यों कहा जाता है। देखो आप, हम मूल कर्तव्य की बात करें, संविधान के भाग 4 क में शामिल। दूसरी चीज अनुच्छेद 51 के ए में प्रावधान। और तीसरी चीज मूल कर्तव्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका उल्लेख हमारे संविधान में हुआ है। हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे और ये बात करेंगे मूल कर्तव्य को नैतिक संदेश कहा जाता है। क्योंकि संदेश क्यों कहा जाता है? पहली बात कि यह गैरवाद योग्य है। उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं। संविधान के भाग 4 क में शामिल। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। मूल कर्तव्य की बात करेंगे। हम सेकेंड पैरे में आएंगे कि मूल कर्तव्य को नैतिक संदेश कहा जाता, क्योंकि हम इतनी बातें करेंगे क्योंकि परीक्षण करना है क्या वास्तव में यह एक संदेश मात्र है। अब हम थर्ड पैरे में आएंगे और तीसरे पैरे में हम बात करेंगे हमेशा, लेकिन तार्किक दृष्टि से विचार किया जाए, दृष्टि से तो इसे केवल नैतिक संदेश कहना नैतिक संदेश कहना तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं एमसी मेहता वाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। हम बिल्कुल एम्स
वाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है? ध्यान देना, एमसी मेहतावाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एमसी मेहतावाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार को उसने निर्देश दिया कि हफ्ते में एक दिन पर्यावरण संरक्षण के संबंध में क्लास होनी चाहिए। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। एम्स छात्र संघवाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था कि मौलिक शब्द का प्रयोग किया गया है, मूलभूत शब्द का प्रयोग किया गया है। और मूलभूत शब्द का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम तीसरी बात करेंगे हमेशा संसद कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय बना सकती है। हम चौथी बात करेंगे वस्तुतः हमेशा ये कहा जाए, वस्तुतः मौलिक कर्तव्य नागरिकों को सक्रिय बना दिया। अंत में हम चौथे पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में एक लाइन, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि बेशक ये गैरवाद योग्य है, फिर भी राष्ट्र निर्माण में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका आम जनता पर नैतिक दबाव बनता है। आम जनता पर एक नैतिक दबाव बनता है। यह निष्कर्ष में आएगा हमारा कि आम जनता पर कैसे नैतिक दबाव बन रहा है। आप सोचो, आप अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला प्रश्न, कि एक चीज ध्यान देने इस बात को, यदि मान लीजिए आपको वाद का नाम नहीं आता है तो सिंपल चीज है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विशेष वाद में यह डिसीजन दिया है। वाद का नाम याद आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है बस इतनी बातें याद रखनी है आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करता है। सहभागी लोकतंत्र को हमेशा ध्यान दो, ये जो मौलिक कर्तव्य है सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करता है, स्पष्ट करें। यह सहभागी लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है? हमेशा सहभागी लोकतंत्र का अर्थ क्या है, आपको करना क्या है इसमें? फर्स्ट पैरे में यह बताना है आपको, मौलिक कर्तव्य की व्याख्या, और व्याख्या में संविधान में शामिल, और दूसरी चीज मौलिक कर्तव्य क्यों? हमेशा ध्यान इस बात को। हम सेकेंड पैरे में आएंगे, अब बात करेंगे मौलिक कर्तव्य सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि एक चीज ध्यान देना,
यह सहभागी लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है, इस बात को देखो आप। हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को। सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करता तो कैसे करता है? सहभागी लोकतंत्र का मतलब है तंत्र में सभी की सहभागिता बढ़ा देता है, सरकार के डिसीजन में सभी की सहभागिता बढ़ा देता है। इसे कहते हैं सहभागी लोकतंत्र। तो मजबूत करता है, क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में लोगों को सक्रिय कर देता है। कर्तव्य ने राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सभी नागरिकों को सक्रिय कर देता है। जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? ध्यान दो इस बात को। शैक्षिक विकास, साक्षरता का विकास। और साक्षरता का विकास तभी होगा जब प्रत्येक गार्जियन अपने कर्तव्य का पालन करें। राष्ट्र का सम्मान करना राष्ट्रीय लक्ष्य है। झंडे का सम्मान करना राष्ट्रीय लक्ष्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना राष्ट्रीय लक्ष्य है। और ये लक्ष्य की पूर्ति तभी होगी जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। कैसे सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करता है? तो पहली चीज, मौलिक कर्तव्य ने राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में नागरिकों को सक्रिय कर दिया। दूसरी चीज, हमेशा ध्यान दो इस बात को, अधिकारों का विकास कर्तव्य के प्रांगण में होता है। हमेशा एक दृष्टि से अधिकारों की पूर्णता लोकतंत्र को जनहित के प्रति प्रतिबद्ध बनाता है। नंबर बी की बात करें, हमेशा ध्यान दो, ये जो मौलिक कर्तव्य है यह सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करता है। क्योंकि नंबर ए, मौलिक कर्तव्य ने राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सभी नागरिकों को सक्रिय कर देता है। अब राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है यह बताना है आपको। अधिकारों का जो विकास है कर्तव्य के प्रांगण में होता है। हम लोग बात कर चुके थे, कर्तव्य के प्रांगण में होता है। एक दृष्टि से अधिकारों की पूर्णता, अधिकार जिस अनुपात में कंप्लीट होते चले जाएंगे उसी अनुपात में हमारा जो तंत्र है, जो स्टेट है, वह वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। हमेशा ध्यान दो, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के विकास के लिए जरूरी क्या है? कल्याणकारी राज्य के विकास के लिए जरूरी यह है कि अधिकारों का निरंतर विकास और विस्तार हो। अब एक चीज सोचो, अधिकार मूर्त पूर्ण तभी बनेंगे जब कर्तव्य हो। क्योंकि एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे के लिए अधिकार होता है। अब ध्यान दें इस बात को, यह कैसे सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करता है। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का अनुपालन करे तो सबका गरिमामय जीवन सुरक्षित होगा। यदि मैं ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना इस बात को, नंबर सी, यदि प्रत्येक व्यक्ति करे तो
उचित परिवेश का निर्माण होने के साथ गरिमा में विकास होगा। परिणामतः तंत्र के प्रति विश्वास में वृद्धि, जिससे सहभागी लोकतंत्र मजबूत। एक बात याद रखना है, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट के अंदर आपको व्याख्या करनी है, कैसे सक्रिय बनाता है ये पॉइंट चलेगा। इसमें करोगे क्या? जैसे मौलिक कर्तव्य में ये चीजें, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य तभी प्राप्त होंगे जब लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्र का लक्ष्य क्या है? शैक्षिक विकास। और शैक्षिक विकास तभी होगा जब प्रत्येक अभिभावक, गार्जियन अपने कर्तव्य का पालन करे। राष्ट्रीय लक्ष्य है स्वच्छ वातावरण, और ये तभी संभव होगा जब लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को। नंबर बी ये और सी ये। अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे थर्ड पैरे में। चूंकि स्पष्ट करना है तो सीधे कहना है, हमेशा सीधे ये कहना है कि निष्कर्ष में कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता से एक नैतिक, अनुशासनबद्ध समाज एवं राष्ट्र का निर्माण होता है। परिणामतः तंत्र का भविष्य उज्जवल, यह निष्कर्ष में आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप, अगला क्वेश्चन देखो आप। कि मौलिक कर्तव्य एक शील अवधारणा है। स्पष्ट करें, यह मौलिक कर्तव्य एक गतिशील अवधारणा है। स्पष्ट करें। फर्स्ट पैरे में क्या होगा? का अर्थ लिखो। सेकेंड पैरे में बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य एक गतिशील अवधारणा है, क्योंकि पूरी बात ध्यान दो इस बात को। मौलिक कर्तव्य एक गतिशील अवधारणा है। स्पष्ट करें। फर्स्ट, मौलिक कर्तव्य का अर्थ क्या है? सेकेंड, मौलिक कर्तव्य एक गतिशील अवधारणा है। क्यों अवधारणा है? एक गतिशील अवधारणा क्यों है? उसके पीछे कारण क्या है? पूरी बात ध्यान देना इस बात को। इसका मतलब यह है कि मौलिक कर्तव्य का लगातार विस्तार हो रहा है। हमेशा ये शायद मैं पढ़ा चुका हूं कि लगातार विस्तार। तो सिंपल चीज है,
क्योंकि अधिकारों का निरंतर विस्तार हो रहा है। जिस अनुपात में अधिकारों का विस्तार होगा, उसी अनुपात में कर्तव्य का भी विस्तार होना चाहिए। अब यहां एग्जाम्पल चलेगा आपका, जैसे शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। हमेशा ध्यान दो इस बात को, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन चुका है और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। हम नंबर बी की बात करें, क्यों है, अब नंबर बी की हम बात करेंगे और ध्यान देना इस बात को, पूरी बात देखो आप। नंबर बी, एक बात हमेशा याद रखना है, सबसे बड़ी चीज, समय के अनुरूप राष्ट्र के सामने चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी और चुनौतियों का समाधान करने के लिए, चुनौतियों का समाधान तभी संभव है जब राष्ट्र के नागरिक सक्रिय भागीदार की भूमिका निभाएं, और यह तभी संभव होगा जब मौलिक कर्तव्य का निरंतर विस्तार हो। नंबर बी देखो आप, समय के अनुरूप राष्ट्रीय चुनौतियों में वृद्धि होती रहती है। जिसका समाधान तभी संभव है जब नागरिक सक्रिय भूमिका निभाए। इसके लिए समस्या के अनुरूप मौलिक कर्तव्य का विस्तार होना चाहिए। एक गतिशील अवधारणा कैसे है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम चौथी चीज बात करें, मतलब यह समय के अनुरूप लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। हमेशा ध्यान दो, समय के अनुरूप राष्ट्रीय चुनौतियों में वृद्धि होती रहती है। आज जब चुनौतियां बढ़ेंगी तो उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्र के नागरिकों का सहयोग अवश्य चाहिए। यह तभी संभव होगा जब राष्ट्र के नागरिक सक्रिय भूमिका निभाएं, और यह तभी संभव होगा जब मौलिक कर्तव्य का विस्तार हो। आप ध्यान देने इस बात को। हम नंबर सी की बात करें, हमेशा ध्यान दो, समस्याओं की बात करें, समस्याओं की पहले भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पहले ही हमेशा ध्यान दो, समस्याओं की पहले ही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अतः हमेशा समय के अनुरूप मूल कर्तव्य का विस्तार होना चाहिए।
ये अब हम थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में केवल हम इसका सपोर्ट कर देंगे कि ऐसा होना चाहिए। देखो अब जो ए बी सी ये जो 3 पॉइंट है, मैंने क्या किया, हमें ये पॉइंट बताया है, आपको इस बिंदुओं का उल्लेख करना होगा, उसकी व्याख्या करनी होगी। हम निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष में इतनी बात लिखनी है, अतः यह कहना तर्कसंगत है कि मौलिक कर्तव्य समय के अनुरूप बढ़ते रहेंगे। निष्कर्ष। अब एक प्रश्न, हमेशा जान दो, मूल कर्तव्य, अगला क्वेश्चन देखो, मूल कर्तव्य नागरिकों को मूक दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार बना दिया। आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब देखो आप, ये प्रश्न हमेशा ध्यान दें इस बात को, इस प्रश्न को देखो आप, मूल कर्तव्य नागरिकों को मूक दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार बना दिया। क्रिटिकली एग्जामिन। अब देखो, ये प्रश्न 3 भागों में टूट जाएगा, हमेशा ध्यान दें इस बात को, यह प्रश्न 3 भागों में टूट जाएगा। फर्स्ट पैरे में क्या करोगे जब इसका आंसर चलेगा, तो फर्स्ट पैरे में क्या करना है, मूल कर्तव्य का संक्षिप्त वर्णन कर दो आप। और जब मूल कर्तव्य का आप संक्षिप्त वर्णन करेंगे तो क्या करेंगे आप, ये बताएंगे कि संविधान के भाग 4 का में शामिल है, 51 के ए में इसका प्रावधान है, इतनी बातें। हमेशा ध्यान दो, हम सेकेंड पैरे में आएंगे और ये बताएंगे कि मूल कर्तव्य नागरिकों को मूक दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार बना दिया। क्योंकि ये हम किस आधार पर कहेंगे सक्रिय भागीदार बना दिया, ये हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्योंकि जो जो राष्ट्रीय लक्ष्य है हमेशा वही कर्तव्य निर्धारित है। हमेशा ध्यान दो, नंबर 1, हमेशा ध्यान दो इस बात को, पहली चीज राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति, राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति करना ही नागरिकों का मूल कर्तव्य निर्धारित है। राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति ही
नागरिकों का मूल कर्तव्य निर्धारित है। अब जैसे मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, जैसे ध्यान दो, बड़ा मजा आएगा। बात हो रही कैसे राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति नागरिकों का मूल कर्तव्य निर्धारित है। जैसे पूरी बात ध्यान देना, राष्ट्र का लक्ष्य है साक्षरता में वृद्धि, और साक्षरता में वृद्धि तभी होगी जब प्रत्येक गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल भेजे, और ये एक कर्तव्य निर्धारित है। राष्ट्र का लक्ष्य है पर्यावरण का संरक्षण करना, अब मूल कर्तव्य भी यह निर्धारित है कि नागरिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा, यह कर्तव्य है। राष्ट्र का लक्ष्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और यह कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीकों का, हमेशा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राष्ट्र का लक्ष्य कंपोजिट कल्चर को डेवलप करना, और मौलिक कर्तव्य भी है सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करना और सम्मान करना। तो जो राष्ट्र का लक्ष्य है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तो कर्तव्य निर्धारित किया गया है। हमेशा जानते इस बात को। अब कुछ एग्जाम्पल लिखना, जैसे मैंने कहा राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति ही नागरिकों का मूल कर्तव्य निर्धारित है। जैसे हम लोग क्या बात कर रहे थे, पहली चीज साक्षरता का विकास राष्ट्र का लक्ष्य है, और यह तभी पूरा होगा जब नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करें। अतः गार्जियन क्या करे, अपने बच्चों को स्कूल भेजे, और यह एक मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्र का लक्ष्य है कंपोजिट कल्चर को डेवलप करना, संरक्षण करना, और यह कर्तव्य भी निर्धारित है। राष्ट्र का लक्ष्य है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हो, और यह कर्तव्य भी निर्धारित है। तो राष्ट्र का जो लक्ष्य है वो एक प्रकार का कर्तव्य बना दिया गया है। नंबर 2 की बात करें, ये आप करते चले जाएंगे। नंबर बी, अधिकारों की बात चल रही है। सोचो जरा, राष्ट्र चाहता है कि सामाजिक न्याय हो। हमेशा ध्यान दें इस बात को। राष्ट्र यह चाहता है गरिमा में जीवन सुरक्षित हो। राष्ट्र यह चाहता है सबके लिए अधिकार संभव हो सके। यह तभी होगा जब लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हमेशा। नंबर बी की बात करें, सामाजिक न्याय। की प्राप्ति, हमेशा ध्यान दो, अधिकारों का विस्तार एवं राष्ट्र का सम्मान, को बनाए रखना राष्ट्र का लक्ष्य है। यह तभी संभव है जब लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। आप ध्यान देने इस बात को। ये सेकंड पैरा आएगा, हम थर्ड पैरे की बात करेंगे। और आलोचनात्मक क्रिटिकली एग्जामिन की बात करेंगे। और जब क्रिटिकली एग्जामिन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? हमेशा ध्यान दें इस बात को। मूल कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में
सक्रिय भागीदार नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्रिटिकली एग्जामिन है। क्योंकि मूल कर्तव्य का उल्लंघन दंडनीय न होने के कारण मूल कर्तव्य के प्रति उदासीनता का भाव, पूरी बात ध्यान देने इस बात को, जो मूल कर्तव्य का उल्लंघन है दंडनीय न होने के कारण मूल कर्तव्य के प्रति उदासीनता का भाव है। अब जब लोग उसके प्रति उदासीन होंगे तो सक्रिय भूमिका कैसे निभाएंगे? हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज, मूल कर्तव्य गैरवाद योग्य है, अर्थात इसका अनुपालन करवाने के लिए हमेशा ध्यान दो, अर्थात इसका अनुपालन करवाने के लिए शरण में नहीं जाया जा सकता। ये हम बी की बात करेंगे क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन करना है मुझे। हम नंबर सी की बात करें। भारत में अक्सर विरोध स्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है। क्षति भारत में अक्सर विरोध स्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे एक शख्स देखा होगा, सरकार का विरोध करना है, हम बसों को जला देंगे, ट्रेन को रोक देंगे, चक्का जाम कर देंगे। इसका परिणाम क्या होगा कि सार्वजनिक संपत्ति के बड़े पैमाने पर नुकसान। अक्सर देखा होगा। हमेशा हम नंबर डी की बात करें, सक्रिय भागीदार बनाया तो कहां बनाया? हम नंबर, अपने कल्चर के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता का भाव, अपने संस्कृति के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता का भाव तथा दूसरे संस्कृति के प्रति घृणा का भाव, परिणामतः सामाजिक संस्कृति मतलब कंपोजिट संस्कृति का, अब एक चीज सोचो, राष्ट्र का लक्ष्य है कंपोजिट कल्चर का विकास, हर कल्चर के प्रति सम्मान की भावना। पर हो क्या रहा है, हर एक समुदाय अपने कल्चर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और वो दूसरे कल्चर के प्रति घृणा का भाव रखता है। तो कंपोजिट कल्चर का विकास हो कहां पाएगा? आप सोचो, ये करने के बाद हम चौथे पैरे में आएंगे।
हमेशा। मतलब यह है कि सक्रिय भागीदार नहीं बना पाया, क्योंकि आपने इसके उल्लंघन को दंडनीय बनाया ही नहीं और आपने इसे गैरवाद योग्य बना दिया। हम चौथे पैरे में आएंगे और लिखेंगे, हमेशा वेशक मूल कर्तव्य का उल्लंघन दंडनीय नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक कर्तव्य को अत्यधिक महत्व दिया। एम्स छात्र संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मूलभूत शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब ध्यान देने इस बात को, एक सबसे बड़ी चीज तो यह है यह हमारा निष्कर्ष आएगा, पर एक बात याद रखना है, हर पैरे में केवल पॉइंट बता रहा हूं, आपको व्याख्या करनी होगी। अब एक चीज सोचो आप, अगला क्वेश्चन कि जो हमारा मूल कर्तव्य है, क्या मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल कर देना कर्तव्य के अनुपालन की गारंटी है? हमेशा ध्यान इस बात को, क्या मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल कर देना कर्तव्य के अनुपालन की गारंटी है? यही प्रश्न है। हमेशा पूरी बात ध्यान देना, कर देना कर्तव्य के अनुपालन की गारंटी है, यह एक प्रश्न उठा। अब हमेशा ध्यान इस बात को, क्या संविधान में शामिल करने देने मात्र से लोग उसका अनुपालन करेंगे? फर्स्ट पैरा में क्या चलेगा? मूल कर्तव्य का आप संक्षिप्त वर्णन करेंगे। संक्षिप्त वर्णन करना है, इसमें क्या बताना है कि संविधान के भाग 4 क में शामिल है, 51 के ए में शामिल है, इतनी बातें बतानी है आपको। हमेशा क्या मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल कर देना कर्तव्य के अनुपालन की गारंटी है या नहीं है? हमेशा ध्यान इस बात को। अब हम सेकेंड पैरे में आएंगे और ये कहेंगे, मूल कर्तव्य को बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? शायद हम लोग पढ़ चुके हैं कि
कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य के प्रावधान क्यों लाया गया? शायद हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब मैंने क्या बताया था? हमेशा ध्यान दो इस बात को, कर्तव्य के अनुपालन की गारंटी है या फिर नहीं है। अब देखो, आप पहली बात ध्यान दो इस बात को, क्यों जोड़ा गया अब इसका उल्लेख कर देंगे। क्योंकि अधिकार पूर्ण तभी बनेंगे जब कर्तव्य की बात की जाए। याद रखना। नंबर 2 क्या कहा? कर्तव्य को जोड़ देने से एक नैतिक दबाव बनेगा, और जब नैतिक दबाव बनेगा तो लोग उसका अनुपालन करेंगे। यह हमेशा ध्यान दो। ये सारी बिंदुओं का उल्लेख करने के बाद हम थर्ड पैरे में आएंगे और सीधे लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे मूल कर्तव्य को संविधान में कर देने से मूल कर्तव्य का अनुपालन मूल कर्तव्य के अनुपालन की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल कर देने से मूल कर्तव्य के अनुपालन की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? क्योंकि नंबर 1, मूल कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया। नंबर 2, मूल कर्तव्य गैरवाद योग्य है। मैं ऊपर मिटा रहा हूं, ध्यान देने इस बात को। फर्स्ट पैरा संक्षिप्त वर्णन, सेकेंड पैरा मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। क्योंकि हम थर्ड पैरे में मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल कर देने से मूल कर्तव्य के अनुपालन की गारंटी नहीं है, क्योंकि मूल कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया। दूसरी बात, मूल कर्तव्य आज भी गैरवाद योग्य है। इसकी पूरी व्याख्या करेंगे हम। तीसरी चीज बात करें, देखो आप, नंबर ए, नंबर बी, अब नंबर सी की बात करें। मूल कर्तव्य के संविधान में शामिल होने के बावजूद सरकार के विरोध स्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाई जाती, क्षति पहुंचाई जाती है, तथा कुछ अभिभावक मतलब गार्जियन अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ सामाजिक संस्कृति का विकास नहीं हो पा रहा है। सामाजिक
हमेशा ध्यान दो, कंपोजिट कल्चर मतलब विकास नहीं हो पा रहा है। मतलब संविधान में शामिल करने के बावजूद आज भी जब लोग विरोध करते हैं सरकार का, तो पब्लिक प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। बसों को जला देना, ट्रैफिक जाम, रेलवे ट्रैक को तोड़ देना, ये कॉमन बातें हैं। और कुछ गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना नहीं चाहते हैं। यही नहीं, बल्कि जो कंपोजिट कल्चर है उसका विकास भी तो नहीं हो पा रहा है हमेशा। अब एक चीज सोचो, इसकी व्याख्या करने के बाद अब हम जाएंगे 4th पैरे में। हम 4th पैरे में ये बातें करेंगे। फिर भी मौलिक कर्तव्य की महत्ता है और गैरवाद्य होने के बावजूद हमेशा ध्यान दो, और गैरवाद्य योग्य होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक कर्तव्य के संबंध में अनेक विचार व्यक्त किए। जैसे फर्स्ट, एमसी मेहतावाद, सेकेंड, एम्स छात्र संघवाद में कोर्ट का क्या डिसीजन था। 5वें पैरे में आएंगे और हम निष्कर्ष की बात करेंगे। एमसी मेहतावाद में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक निर्देश दिया कि हफ्ते में एक दिन 1 घंटे पर्यवेक्षण के संबंध में क्लास होनी चाहिए, या सरकार क्लास दे या क्लास कक्षाएं शुरू करे। एम्स छात्र संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक कर्तव्य निरर्थक नहीं है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से पहले मौलिक फंडामेंटल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए उतना ही महत्वपूर्ण जितना मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है। अब एक चीज सोचो, ये सारी बातें होने के बाद हमेशा जब इसके निष्कर्ष की बात करेंगे हम लोग, तुम सीधे बात करेंगे कि बेशक इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसका आम जनता पर नैतिक दबाव अवश्य बनता है। अगला क्वेश्चन देखो आप, मौलिक कर्तव्य राष्ट्र विरोधी गतिविधि, राष्ट्र विरोधी गतिविधि के विरुद्ध एक नैतिक दबाव बनाए रखने में कहां तक सफल है। आप देखो, आप मौलिक कर्तव्य राष्ट्र विरोधी गतिविधि के विरुद्ध एक नैतिक दबाव बनाए रखने में कहां तक
सफल है? यही प्रश्न है। अब ध्यान देने इस बात को, कहां तक सफल है? हम फर्स्ट पैरे में क्या करेंगे? मौलिक कर्तव्य का हम संक्षिप्त वर्णन करेंगे। हम सेकेंड पैरे में आएंगे। कहां तक सफल है? हमेशा ध्यान दो इस बात को, राष्ट्र विरोधी गतिविधि के विरुद्ध नैतिक दबाव बनाए रखने में कहां तक सफल है? तो हम बात करेंगे कर्तव्य एक नैतिक दबाव रखने में क्योंकि अच्छा आंशिक रूप से सफल है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जैसे, क्योंकि नहीं, जैसे। अब मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? प्रत्येक गार्जियन बच्चों के स्कूल में भेजेगा और दायित्व का अनुपालन लोग कर रहे हैं। फर्स्ट, ग्यारहवां मूल कर्तव्य का अनुपालन सामान्यतः हो रहा है। इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि मौलिक कर्तव्य है। इसके पीछे कारण ये है कि लोग अपने बच्चों का शैक्षिक विकास चाहते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जो 11वां मूल कर्तव्य है, इसका उद्देश्य, लोग इस कर्तव्य का अनुपालन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसका उल्लेख संविधान में हुआ है, बल्कि इसका उल्लेख लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि, हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्यों की बात करें, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हो रहा है। तीसरी बात, राष्ट्रीय आंदोलन में सफल नेताओं के प्रति सम्मान की भावना है। कि प्रतीक आप इसकी व्याख्या कर देंगे। आप राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हो रहा है, जैसे राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, क्योंकि राष्ट्रवाद का प्रतीक है। या कहां तक सफल है, अब हम बात करेंगे। हम सेकंड थर्ड पैरे में जाएंगे। हम थर्ड पैरे में जाएंगे, कहां तक सफल है, अब थर्ड पैरे की बात करेंगे। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति की से संबंधित अनुपालन में उदासीनता ही नहीं, बल्कि सरकार की विरोध स्वरूप लोग
सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अक्सर जब भी दंगा होता है तो लोग क्या करते हैं? अब देखो, आप फिर एक बात करेंगे हम लोग चौथे पैरे में चलेंगे, फोर्थ पैरा। और फोर्थ पैरे में क्या करेंगे? वस्तुतः संविधान में करने के बावजूद इसके अनुपालन के प्रति उदासीनता क्यों की? नंबर 1, कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित नहीं किया गया। कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित नहीं किया गया। पहली बात ध्यान दो इस बात को। हम दूसरी चीज बात करें, गैरवाद योग्य है। ये बात करने के बाद हम 5वें पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात कर देंगे। और निष्कर्ष में क्या करना है? सपोर्ट कर देना उसका। निष्कर्ष में फिर भी मौलिक कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे, हमारा आंसर क्लोज। अब एक चीज सोचो जरा, थोड़ा थोड़ा भी अब लिखोगे, थोड़ी सी व्याख्या करनी होगी विथ एग्जाम्पल, और जितने भी 11 मूल कर्तव्य कोशिश करना 4, 5, 6, 7 तो याद होना ही चाहिए। अब मुझे लगता है इतनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 4-5 याद हो गया होगा। कंपोजिट कल्चर, सार्वजनिक संपत्ति किसका संरक्षण करना, आपका राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, झंडे का सम्मान करना, और प्रत्येक गार्जियन अपने बच्चे को कहां भेजेगा? स्कूल भेजेगा। ये बात तो याद होनी ही चाहिए। ये हुआ आपका मूल कर्तव्य। एक नया टॉपिक है संविधान संशोधन। एक बात याद रखना है, जितना भी हमने प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, यूपीएससी, मुझे पूरा विश्वास है किसी बार यूपीएससी प्रश्न नहीं बनाएगा। अब बनाया भी तो आप प्रश्न को सॉल्व कर ले जाओगे। करंट का कोई इश्यू आया तो मैं डिस्कस कर दूंगा, चिंता नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे संविधान संशोधन। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो संविधान संशोधन है, इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग रक्षाबंधन मनाएं और एंजॉय करें रक्षाबंधन को। हम लोग मिलते हैं कल नए जोश के साथ, और कल से हमारी क्लास चलेगी 2 सवा 2 घंटे क्लास चलेगी। थैंक यू।